हेलो, क्या हाल है आप सभी की। मैं अर्पित आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज की क्लास में हम क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्या, वो है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है। और उसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है। आपके अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। मुझे लगा कि शायद आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे चुन चुन कर कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जाए और उसके अंदर भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज बनाए जाए जो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बताया है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। बताइए, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, एमएनसी जानते हो ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसकी एक से ज्यादा देशों में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनके वो होते हैं, ऑफिस होते हैं, फैक्ट्रियाज होती हैं, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग चीजें करती रहती हैं। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या वो केवल स्थानीय स्तर पर व्यापार करना चाहती है? नहीं। क्या वो अपने सिर्फ खाली लोकल लेवल पर काम करना चाहती है? नहीं। ठीक है। केवल एक देश में उत्पाद करना चाहती है? नहीं। विभिन्न देशों में उत्पादन का स्वामित्व और नियंत्रण करना? बिल्कुल। ये क्या करती हैं, ये आपका अवन कंट्रोल एंड द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कंट्रीज के अंदर काम करती हैं। तो इसका मतलब है, इसका आंसर हो जाता है आपका सी। समझ गए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या बेनिफिट या सबसे अधिक लाभ क्या होता है। केवल स्थानीय व्यापारी को लाभ होता है इससे? नहीं। क्या केवल विदेशी सरकार को? नहीं। कंपनियों को सस्ते दरों पर संसाधन प्राप्त होने से इनको लाभ होता है, या फिर केवल उपभोक्ताओं को। इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है सी। क्योंकि कंपनियों को जिस देश में वो जाती है वहां पे लेबर सस्ती होना, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मिलना, ये सब चीजें उसके अंदर मिल जाती है, जिससे आपका क्वेश्चन जो सी है, टू का क्वेश्चन ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। बताइए, विदेशी व्यापार का मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी गोल क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। डब्ल्यूटीओ आपने सुना होगा ना, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या टू ट्रेड ओनली विद इन वन कंट्री, क्या सिर्फ एक कंट्री में काम करने के लिए। नो। टू एक्सपेंड प्रोड्यूसर्स एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स, दूसरे देशों के बाजारों तक उत्पादों की पहुंच को बढ़ाना। बिकॉज इंडिया के अगर प्रोड्यूसर्स होंगे तो वो भी क्या काम कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं ना, कि वो अमेरिका जैसे, चाइना में, इंडिया के अलावा जितने भी अलग अलग जो कंट्रीज में है उसके मार्केट्स में भी एक्सेस कर सकते हैं ना। और हमारे मार्केट के अंदर भी तो और भी देशों के वो आते हैं प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल सही, आपका आंसर हो जाता है इसका बी। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसने बोला, व्हेन अ कंपनी एस्टैब्लिश अ प्रोडक्शन यूनिट इन अनदर कंट्री, व्हाट इज कॉल्ड इट इज। बताइए, जब कोई कंपनी अन्य देशों में उत्पादन की इकाई को स्थापित करती है तो उसे क्या कहा जाता है। अब बताइए, जब कोई कंपनी आई, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अमेरिकन जो एक्सप्रेस के कार्ड्स देते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह, आपने बहुत सारी कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक्स, ये क्या इंडिया के बैंक्स है? नहीं, ये फॉरेन के बैंक है, मतलब विदेशी बैंक है, विदेशी की कंपनियां हो गई, उनके हिसाब से है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया इंडिया में, उन्होंने क्या लोकल इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने फॉरेन ट्रेड्स किया, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी या नेशनल ट्रेड किया। मतलब अगर कोई कंपनी बाहर की, इंडिया से बाहर की कोई कंपनी अगर भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी निवेश कहा जाता है इसे। समझ गए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड्स एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। देखिए, फॉरेन ट्रेड एक तो व्यापार की बात की जा रही है यहाँ पे, समझ पा रहे हो आप। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। इसमें दोनों में फर्क क्या होता है। इसमें लिखा है फॉरेन ट्रेड्स इन्वॉल्व्स ओनली एक्सपोर्ट, सिर्फ एक्सपोर्ट को कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, फॉरेन को इन्वेस्टमेंट्स को इन्वॉल्व करता है बाय इंपोर्ट के द्वारा। इफ फॉरेन ट्रेड्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, व्हाइल इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व्स कैपिटल इन्वेस्टिंग्स। बोथ आर द सेम, नहीं दोनों सेम नहीं होता। देयर इज नो डिफरेंस, नहीं डिफरेंस तो है, जैसे नाम में डिफरेंस है तो भाई अर्थ में तो डिफरेंस होगा। बिल्कुल, ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है इसका बी। बी इसका करेक्ट आंसर बैठता है इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर बाइंग और सेलिंग गुड्स करना, इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे चीजें चेंज करना। तो ट्रेड के हिसाब से देखो, यहाँ पे जैसे लिखा है ना फॉरेन ट्रेड, ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो गया, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो दोनों चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेथड इज नॉट यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज टू कंट्रोल प्रोडक्शन। मतलब ऐसा कौन सी चीज है जिसके ऊपर बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो उत्पादन पर नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं कर पाती।
joint ventures या फिर acquiring local companies, purchasing goods from small producers या operating only in domestic markets। बेटा कंट्रोल पता है किस चीज पे या किस चीज पे नहीं कर पाती विधि का, वो है बेटा ऑपरेटिंग ओनली इन डोमेस्टिक मार्केट्स, केवल घरेलू बाजार में रहना ये काम नहीं कर पाती, बाकी सब काम उसके अंदर आते हैं, तो ये इसके काम भी है मल्टीनेशनल कंपनी के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज फॉरेन ट्रेड्स इंटीग्रेट मार्केट्स। इंटीग्रेट कैसे करती है, विदेशी व्यापार कैसे बाजारों का एकीकरण करता है, घरेलू बाजारों को सीमित करके देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का आवागमन को बढ़ाकर ट्रेड करने के लिए इंटीग्रेट कैसे करता है, व्यापार अवरोधक को लगाकर, ट्रेड बैरियर्स को लगाकर, इंपोज करके, बाय एक्सपेंडिंग ट्रेड ओनली विद इन वन कंट्री, एक कंट्री के अंदर तो नहीं। इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर हो जाता है बेटा बी, सबसे बेस्ट आंसर इसका यही बैठ रहा है। ओके समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच आर द फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल कर देते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल, रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, हाँ सरकार ने अपने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको हटा दिया, बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट्स को हटा दिया, बिल्कुल, आईटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हटा दिया, बिल्कुल। इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, डी फॉर देहरादून, डी फॉर देहरादून इसका सही आंसर रहेगा। व्हाट इज ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर किसे कहते हैं, ट्रेड बैरियर के अंदर देखिए कि व्यापार अवरोधक क्या है, क्या गवर्नमेंट प्रमोट करता है ट्रेड को, नहीं। अवरोधक का मतलब क्या है, बैरियर्स का मतलब है लाइक एक तरह से हर्डल्स लगा देना किसी भी चीज के लिए, तो व्यापार अवरोधक क्या है, क्या गवर्नमेंट प्रमोट करता है ट्रेड को, नो। या फिर गवर्नमेंट डिसीजन ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या सरकार के द्वारा माल और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना, व्यापार के लिए नए अवसर देना या वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। यहाँ पे आता है आपका बेटा ट्रेड बैरियर, जब भी बैरियर की बात की जाती है तो हर्डल्स लगाए जाते हैं, इसका मतलब है आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1985, 2005 में, फिर 1915 में। इसका आंसर है बेटा 1995 में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम है कि जब भी जितने भी फ्री मतलब कोई भी ट्रेड बैरियर, नो ट्रेड बैरियर, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, आप बिना उसके दिक्कत नहीं आए, समझे आप, इसलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ की क्या ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि व्यापार को सीमित करना नहीं, ये कहता कि व्यापार को बढ़ाएं, बहुत ज्यादा बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, विदेशी व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना, बिल्कुल 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 यही तो है जिसकी हमें तलाश थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज फ्री ट्रेड मीन्स, मतलब कि मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार का मतलब क्या है, इसके अंदर इंपोज करना कंप्लीट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, मतलब कि व्यापार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना। अरे अगर प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो फ्री ट्रेड कैसे हुआ, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, मतलब कि बिना कोई सरकारी हस्तक्षेप के दो कंट्रियां आपस में व्यापार कर पा रही हैं, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है, एक्साइज ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कुछ भी नहीं है, ये इसमें कहने का मतलब ये है। ट्रेडिंग ओनली विद इन वन कंट्री, कैसे एक कंट्री में ट्रेड होना चाहिए, फिर एंगेजिंग इन ओनली इन एक्सपोर्ट, नो, इसका आंसर होता है बी फॉर बॉम्बे। मतलब यहाँ पर इसने बताया कि सरकार जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी दो देशों के व्यापार के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भारत सरकार ने आजादी के बाद विदेशी व्यापार अवरोध क्यों लगाए थे, क्यों लगाती है सरकार अवरोध, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज, टू इंक्रीज फॉरेन कॉम्पिटिशन, टू डिस्ट्रॉय इंडियन मार्केट्स, टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। वो क्या करना चाहती है इसके अंदर, इसके अंदर बताइए क्या करना है, वो करना चाहती है इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या प्रमोट, मतलब कि प्रोटेक्ट करना चाहती है, समझ गए बेटा। क्योंकि जैसे चाइना है, चाइना के माल सामान बहुत कुछ सस्ते हैं, ना चले तो शाम तक, चल जाए तो चांद तक, है ना, सुना है। तो अगर मान लीजिए उसकी सामान हमारे पास बिना कोई ट्रेड बैरियर के आए, सामान इतना सस्ता होगा कि पूरी इंडियन मार्केट के अंदर चाइना के सामान हर जगह मिलेंगे, तो क्या हम लोग वो सामान खरीदेंगे या फिर इंडियन वाले सामान खरीदेंगे, हम चाइना के सामान खरीदेंगे, सस्ते हैं। हम सोचेंगे 10 रुपए में यहाँ पे एक कोई इंडिया का कोई भी पेन आ रहा है, वहां पे 2 रुपए में चाइनीज ने पेन उतार दी, हम सोचेंगे थ्रो, यूज एंड थ्रो, करो और फेंको, समझ में आया, इस हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाता है ए फॉर अर्पित। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट पॉलिसी डिड द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट इन 1991, 1991 में इन्होंने कौन सी एक पॉलिसी को अपनाया था बेटा, वो एलपीजी, क्या अपनाया था 1991 में, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका सी, लिबरलाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। इसमें एक प्राइवेटाइजेशन भी होगा, इन्होंने निजीकरण को भी प्राइवेटाइजेशन को भी अपनाया था। बेटा एलपीजी का जो कंसेप्ट है, ये भारत के अंदर सबसे पहले लेकर कौन आए थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इसके लिए, और हम इनका बहुत बहुत आभार मतलब उनके लिए व्यक्त करता हूँ, बिकॉज उस समय इतना क्राइसिस फंसा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने उस स्थिति के अंदर, उस सिचुएशन में भारत को निकाल के दिखाया था। 15 हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी? बेटा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ओनली स्मॉल इंडस्ट्रीज सफर्ड लॉसेस? क्या सिर्फ खाली जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनको सफर होता है लॉसेस के? या फिर ओनली न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अक्रूज इन इंडिया इन द सर्विसेज के लिए यहाँ पे नए अवसर मिलते हैं, उद्योग सेवा में नए रोजगार के सृजन मिलते हैं, भारतीय कंपनियां बंद हो जाती हैं, या फिर सभी स्थानीय कंपनियों को लाभ आ जाता है? बेटा इसका अंदर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन होती है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी देश के अंदर आती है तो सेटअप करती है जी। क्या रोजगार बनाती है? हाँ बनाती है। अपने साथ टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, समझ पा रहे हो? टेक्नोलॉजी को, हर चीजों को लेकर आती है अपने साथ में, उस हिसाब से काम होता है। 16 व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजी? बेटा देखो गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर वो मल्टीनेशनल कंपनी को ललचाती है, लालच देती है कि आओ हमारे देश में आओ, आप हमारे देश में होगे तो अपना विदेशी अपनी करेंसी लेकर आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको भी एक कम करेंगे, ठीक है? रोजगार देंगे ना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसलिए एक क्या करते हैं, जो सरकार होती है वो एक ऐसा एरिया जोन, एक ऐसा एरिया डेवलप करती है जिसके अंदर कहते हैं हम आपको बिजली, पानी, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज की सुविधा देंगे। इसी को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका पर्पस क्या है? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट ओनली इंडियन कंपनीज, टू बेनिफिट ओनली लोकल प्रोड्यूसर्स, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स? नहीं बेटे, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि विदेशों से जो भी कंपनियां या जो भी हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, ठीक, इंडस्ट्रीज है, वो हमारे यहाँ पर आकर क्या दे? अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं। समझिए? 17 हाउ हैव कंज्यूमर्स बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन से हमारे कस्टमर्स को क्या वो मिला है? तो जैसे वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को कैसे लाभ पहुंचा है? क्या उन्हें कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हुए हैं? उत्पादों के विकल्प सीमित हो गए हैं? केवल महंगे जो प्रोडक्ट है वो बाजार में आ गए हैं, या उपभोक्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? बेटा बिल्कुल इसके अंदर आंसर ए हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में हमारे इंडियन ही मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स है वही सामान बना रहे होते, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक ये है, ये जो डिजिटल पेन है, अगर ये एक ही कंपनी बना रही होती तो मुझे इससे संतुष्टि लेनी पड़ती है। और आज क्या है, आज ग्लोबलाइजेशन के दौर की वजह से मेरे पास दुनिया भर के मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए। लाइक ये 5000 रुपीज का ये पेन टैबलेट्स आते हैं, मैंने इसको ले लिया। अब मेरे पास 5000 रुपीज में मैं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे गया, मैंने चेक किया तो पता है 5000 में इतनी सारी रेंजेस आ गई खुलकर कि मैंने सोचा कि वाओ, इसमें ये वाले फीचर्स है, इसमें ये नया फीचर्स आया, इसमें वो आया, ऐसा आया। ये संभव कैसे हो पाया? ये हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इसलिए जो हमारे क्या है, हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं वो लोअर प्राइस में। हम लोग फिल्टर्स लगा के हर चीज से काम कर सकते हैं, ठीक है? समझे? अगला क्वेश्चन देखिए, Which small industries have been affected due to globalization? कौन सी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं? सबसे ज्यादा तो आपकी आती है बैटरी, टॉयज और टायर्स, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर या कम्युनिकेशन। बेटा इसमें बैटरी, क्लोडेड टायर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। समझिए? क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू प्रमोट फेयर ग्लोबलाइजेशन? गवर्नमेंट कैसे इसको प्रमोट कर सकती है फेयर ग्लोबलाइजेशन को? क्या श्रमिक कानून को लगाकर, विश्व व्यापार संगठन से समझौता कर, विकासशील देशों से गठबंधन कर, या फिर ये सभी? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सारे काम कर सकती है वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन? ओहो, ग्लोबलाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी, तकनीक का क्या इसके अंदर क्या भूमिका है? मेन भूमिका तो इसी की होती है। आज बैठे बैठे मुझे अमेरिका से कोई बात करनी है, कोई भी ऑर्डर देना है, तो हम कह सकते हैं हाँ जी यहाँ से बात कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसी को चीज के माध्यम से टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो टू प्रमोट ओनली लोकल मार्केट्स? नहीं, टू फैसिलिटेट फास्टर ट्रेड एंड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, टू असिस्ट ग्लोबल ट्रेडर्स, या फिर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशंस ओनली विद इन अ कंट्री? बेटा इसका आंसर हो जाता है बी। वो तो पढ़ के भी समझ में आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखो। तो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसलिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को इसके साथ में शेयर करें, ठीक है? तो अगली क्लास में जरूर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय, सब्बा खैर। आपसे जरूर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।